हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग सदन को ज्वाइन कर चुके हैं एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे कि क्या मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूं और विजिबल हूं। अ वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, कपिल, कल्पना, क्षितिज, निखिल, प्रियेश, रवि, राहुल, रवि। अ वेरी गुड आफ्टरनून प्रिंस। अ वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक, रोशनी, विवेक। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे। सब बढ़िया। चलो ठीक है। प्रिंस बोल रहे हैं हेलो गुड आफ्टरनून सर, होप एवरीवन विल बी फाइन राइट नाउ। सब ठीक है यार, थोड़ा तो मेरी हालत जरूर खराब है अब, बाकी सब ठीक है। ठीक है। चलो। पता नहीं कल के खाने में क्या हो गया अचानक से, खाने में कुछ गड़बड़ हो गया तो कि सबकी तबीयत एक साथ खराब हुई इस वजह से। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक पे। आ जाओ सभी लोग। है ना, तो मैंने आपको कल किस किस हार्मोनिक्स के बारे में बताया था, स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में ना। कल मैंने आपको किसके बारे में बताया था, स्पेस हार्मोनिक्स का क्या था। एक बार देख लेता हूं मैं। स्पेस हार्मोनिक्स में आपको बता रहा था ना, क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था क्या मैंने कि नहीं कराया था। जो आपके स्पेस हार्मोनिक्स थे उनके क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए थे। बहुत अच्छी बात है अगर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे तो। ठीक है। चलो, अब उसी स्पेस हार्मोनिक्स का एक बार कोई ऑर्डर देख पाएंगे सर, आपने कौन कौन से हार्मोनिक्स बताए थे। अगर आप उसी हार्मोनिक्स का ऑर्डर देखोगे तो सर बताओगे सर आपने फिफ्थ बताया था, सेवंथ बताया था, 11 था, फिर 13 था, फिर 17 19 था, फिर ऐसे करके आपने बताए थे, है ना। अगर आप चेक करोगे तो ये सब कुछ थे। हाँ, मेरे ऊपर फिफ्थ हार्मोनिक्स आया था। ठीक है, अब मैं हार्मोनिक्स हटा चुका हूं। अब मेरे पास सिर्फ फंडामेंटल है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब उसी कैटेगरी में एक छोटा सा मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेता हूं जिसका नाम है यहाँ पे स्लॉट या फिर टूथ हार्मोनिक्स। क्या ले रहा हूं नया कॉन्सेप्ट एक यहाँ पे मैं, स्लॉट या फिर टूथ हार्मोनिक्स। ये हार्मोनिक्स क्या होते हैं मैं बताता हूं, तो घबराना नहीं है आप लोग, घबराना नहीं है आप लोगों को। स्लॉट एंड टूथ हार्मोनिक्स। ठीक है। तो अगर हम इस हार्मोनिक्स की बात करते हैं, स्लॉट एंड टूथ हार्मोनिक्स की बात करें, तो ये कोई नए हार्मोनिक्स नहीं है। ये ऐसे हार्मोनिक्स हैं जो कि हम स्टेटर पे और रोटर पे जो स्लॉट कट करते हैं ना, तो उसकी वजह से वेरिएबल रिलेक्टेंस आएगा, और वेरिएबल रिलेक्टेंस आने की वजह से ये हार्मोनिक्स इंट्रोड्यूस होते हैं हमारे मशीन में। ये जो हार्मोनिक्स होते हैं इनका नाम ही क्या है, स्लॉट या फिर टूथ हार्मोनिक्स। जो भी हम स्टेटर या रोटर पे स्लॉट कट करते हैं ना, उसके वेरिएबल रिलेक्टेंस की वजह से ये हार्मोनिक्स आपके आते हैं। तो लिखना आप लोग यहाँ पे, slot harmonics are due to slot harmonics are due to variable reluctance caused by variable reluctance caused by caused by slotting stator or rotor, caused by slotting stator और रोटर। मतलब ये आपका जो हार्मोनिक्स है ये आपका आता है किसकी वजह से, आपके मशीन में स्लॉट कट करने की वजह से। ठीक है सर, इंडक्शन मशीन में भी तो हार्मोनिक्स आएगा, नहीं आएगा अब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, उसके पीछे का रीजन समझो, है ना। उसके पीछे का रीजन समझो क्यों नहीं आने वाला है आपके इंडक्शन मशीन में हार्मोनिक, क्योंकि मैंने यहीं पे पढ़ा दिया। यहाँ पे मैंने टाइम लेके पढ़ा है तो वहां पे एक बार मुझे रिवाइज वर्क कराना पड़ेगा, है ना। आप ये मान के चलो ना कि ये इंडक्शन मशीन आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है ऑलरेडी है ना। एक कॉन्सेप्ट और बनता है आपका इंडक्शन मशीन में जो कि होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वो भी मैं यहाँ पे करा दूंगा।
है ना। इंडक्शन मशीन को तो आप कुछ मानो ही मत, कुछ है ही नहीं वो टॉपिक, मैं सच बता रहा हूं, मैंने अपनी प्रिपरेशन लाइफ में इंडक्शन ज्यादा पढ़ा भी नहीं। क्यों नहीं पढ़ा है? क्योंकि आधा तो ट्रांसफॉर्मर है वो, और आधा जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पढ़ लिया, तो बचा ही क्या वहां पे, सिर्फ वो पावरफुल इक्वेशन के अलावा कुछ बचा ही नहीं उसमें आपके पास, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स और पावरफुल इक्वेशन, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है पूरा, हमने या तो यहाँ पे या तो आपके ट्रांसफॉर्मर में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूं कि सर आपने तो जो हमको हार्मोनिक्स बताए थे, है ना, वो तो फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता दिया, उसमें सारे हार्मोनिक्स बता दिए, ये कहां से पैदा हो गए? तो ये बता दूं भाई मैं, ये कोई नए हार्मोनिक्स नहीं है, ये आपके स्पेस हार्मोनिक्स की कैटेगरी है। किसकी ये? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेस हार्मोनिक्स। लिखना आप यहाँ पे, दिस हार्मोनिक मतलब स्लॉट हार्मोनिक्स, स्लॉट हार्मोनिक्स is a part of space harmonics। और इसको हम क्या बोलते हैं? आपका हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स बोलते हैं। जो आपका स्लॉट हार्मोनिक्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका हायर ऑर्डर, मतलब कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले पे नहीं आने वाला। ये 29 31 वाले जो हार्मोनिक्स थे ना, 29 31 जो बनेंगे हार्मोनिक्स, उनमें ये आपका हार्मोनिक्स होगा। ठीक है ना, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, दीज आर हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। दीज आर हायर ऑर्डर हार्मोनिक। तो कुछ लोग बोलेंगे सर इनका ऑर्डर कैसे पता चले, कि हम ये कैसे जज करेंगे कि ये हमारा स्लॉट हार्मोनिक्स है या नहीं है? उसके लिए आपका एक फॉर्मूला है ना। जो आपका ऑर्डर होगा इसका, वो कैसा होगा? इसका ऑर्डर होगा ट्वाइस ऑफ स्लॉट पर पोल प्लस माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका इसका ऑर्डर होने वाला है, किसका? आपके स्लॉट हार्मोनिक्स का। जैसे मान लिया, एक एग्जांपल मान लेता हूं मैं, एक एग्जांपल मान लेता हूं मैं, कि मान लो एक थ्री फेस मशीन है मेरे पास, है ना, थ्री फेस अल्टरनेटर या कोई भी थ्री फेस मशीन है। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मेरे पास थ्री फेस मशीन है। ठीक है, और उसमें जो स्लॉट पर पोल पर फेस कितना आपके पास? मान लो 5 है। बड़ी मशीन में 5 से ज्यादा ही होता है ना, एक बात ये भी याद रखना। जब कोई बड़ी मशीन है ना, उसमें आपके पास स्लॉट पर पोल पर फेस आपका 5 से ज्यादा ही होता है अप्रोक्सीमेट। ये मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। क्या लिखा मैंने? फॉर फॉर बिग मशीन्स, फॉर बिग मोटर्स, इन जनरल देता हूँ, इन जनरल m इज ग्रेटर देन 5। तो हमने एक तरह से, अगर हम प्रैक्टिकल मशीन की बात करें, तो प्रैक्टिकल मशीन में m की वैल्यू तो ज्यादा ही होती है 5 से, मतलब स्लॉट पर पोल पर फेस 5 से ज्यादा ही होती है। अगर एज्यूम कर रहा हूं, आप मान लो 5 है, अगर मैंने मिनिमम मान लिया कि आपके पास स्लॉट पर पुल कितना है? 5 है। स्लॉट पर पुल पर फेस 5 है, तो स्लॉट पर पुल कितना होगा? स्लॉट पर पुल कितना आ जाएगा आपके पास फिर यहाँ पे? स्लॉट पर पुल आ जाएगा कितना यहाँ पे? 5 3 15। तो अगर आप ऑर्डर देखोगे इसका, तो क्या आ जाएगा बताओ जरा? अगर आप इसका ऑर्डर देखो तो क्या आ जाएगा? ट्वाइस इंटू 15 प्लस माइनस वन, कितना हो जाएगा? 30 माइनस वन, 30 प्लस वन। तो ये बन जाएगा कहाँ पे? क्या 29, 31। तो ये आपका क्या होगा? ऑर्डर हो गया। फिर आप यहाँ पे 6 रख के लिख लेना, क्या आएगा? 7 रख लेना। तो हम क्या बोलेंगे? जो हमारे हायर ऑर्डर स्पेस हार्मोनिक्स होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? आपके टूथ या फिर स्लॉट हार्मोनिक्स कहलाते हैं। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? समझ में आई बात क्या बोला मैंने? आपके पास जो हायर ऑर्डर आपका स्पेस हार्मोनिक्स होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका स्लॉट हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हमने हार्मोनिक्स तो पढ़ लिया, पूरा हार्मोनिक्स हमने डिस्कस कर लिया, तो चलो बात करते हैं अब हम हार्मोनिक्स को रिड्यूस कैसे करेंगे, इलिमिनेट कैसे करेंगे। ठीक है ना।
हम हार्मोनिक्स को कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। तो देखो, हार्मोनिक्स को रिमूव करना है, इलिमिनेट करना है, तो आप दोनों तक देखो। आपकी जो मशीन है, आपका जो अल्टरनेटर है, उसमें दो मेन पार्ट है, एक है स्टेटर, एक है रोटर। अब दोनों ही परेशान है, किसकी वजह से? हार्मोनिक्स की वजह से। तो दोनों ही अपने एफर्ट लगाएंगे ना। आपका जो स्टेटर है वो भी कोशिश करेगा हार्मोनिक्स हटाने के लिए, और जो आपका रोटर है वो भी कोशिश करेगा क्या करने के लिए? हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए। तो हम देखते हैं कि हम कैसे आपके हार्मोनिक्स को इलिमिनेट करेंगे फ्रॉम द रोटर साइड। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटर साइड से हम कैसे हार्मोनिक्स को इलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, इलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। कुछ बोलना चाह रहे हैं? चलो ठीक है। अच्छा, अभी आपको पीछे पेज में जाना है कि अब नोट नहीं किया आप लोगों ने क्या? ऐसा बोलना चाह रहे हो? नोट कर लो। किसी ने हैंड रेज किया था, नोट कर लो आराम से। ठीक है, चलो आ जाओ अब, है ना। थोड़ा सा फास्ट लिखा करो आप लोग यार। मैं बहुत स्लो, मैं ऑलरेडी लिखता हूँ, और आप लोग उसकी भी ज़्यादा स्लो लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। थोड़ा सा आप चाहो तो स्पीड बढ़ा सकते हो। हाँ, आप लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, इलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। हम यहाँ पे हार्मोनिक्स को रिमूव करना चाहते हैं। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे? इलिमिनेशन ऑफ हार्मोनिक्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हार्मोनिक्स का एलिमिनेशन करने जाएंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो रोटर साइड से कर सकते हैं कि स्टेटर साइड से कर सकते हैं। तो पहले हम इसको करते हैं कहाँ पे? रोटर साइड से। रोटर साइड से हम हार्मोनिक्स को कैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं, हम लोग देखने में। सबसे पहली जो अप्रोच थी, हमने जो कर चुके हैं, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, वो था कि हमने जब सेलिएंट पोल रोटर बनाया था, तो हम वहां पे क्या किया था? चैम्फर्ड पोल हमने वहां पे यूज किया था स्ट्रक्चर, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखना, बाय चैम्फर्ड, चैम्फरिंग द सेलिएंट पोल। इससे भी हमने अपना हार्मोनिक्स कम कर लिया। ठीक है ना, तो एक अप्रोच तो ये हो गई। दूसरा अप्रोच और क्या हो सकता है आपके पास हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने का? रोटर साइड से आपको मेहनत करनी है। तो एक काम और कर सकते हो कि आपके पास जो रोटर स्लॉट्स थे ना, जो आपके सेलिएंट पोल थे, अगर आप उनको स्क्यू कर दो। स्क्यू मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास, आप डायग्राम मत बनाया, मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे, मैंने यहाँ पे अपना रोटर ले लिया, देखना है ना। जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे रोटर हो गया, है ना। अब यहाँ पे मान लो मुझे कंडक्टर प्लेस करना है स्लॉट में। तो एक तरीका तो तक मैं ऐसे सीधे रख दूं यहाँ पे, एक तरीका आपके पास क्या कि स्लॉट को ऐसे रख दो। लेकिन ऐसे रखने में आपके जो स्लॉट हार्मोनिक्स है, टूथ हार्मोनिक्स, वो कम नहीं होंगे। इनको इनको कम करके क्या करना होगा आपको? इनको एंगल बनाना होगा, ऐसे स्क्यू करना होगा। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, तो आपके जो स्लॉट और टूथ हार्मोनिक्स थे, टीथ हार्मोनिक्स थे, वो आपके इलिमिनेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा जो स्लॉट करते हैं वो एक एंगल के साथ करते हैं, उसको हम स्क्यू कर देते हैं। स्क्यूइंग करने से क्या होगा? हमारे जो हायर ऑर्डर के जो हार्मोनिक्स होंगे वो आपकी इलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात क्या बोला मैंने? फिर डिलीट कैसे होगा? तो लिखना आप लोग यहाँ पे, बाय स्क्यूइंग द सेलिएंट पोल।
बाय स्क्रूइंग द सेलिएंट पोल। और तीसरा एक और अप्रोच है वहां पे, ठीक है, कि आपका जो एयर गैप में नॉन लीनियरिटी है, आपके एयर गैप में जो नॉन लीनियरिटी है उसको भी रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका हार्मोनिक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे हम, वो हम कैसे करेंगे, नॉन लीनियरिटी को कैसे रिमूव करेंगे। नॉन लीनियरिटी को रिमूव करने का तरीका हो सकता है आप एयर गैप बढ़ा दो। अगर आप एयर गैप बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आपका जो नॉन लीनियरिटी आने वाला है कॉन्सेप्ट है रोटर में, वो कम हो जाएगा। उससे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हार्मोनिक्स को कम कर सकते हो। तो लिखना आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट, बाय इंक्रीजिंग द एयर गैप लेंथ, by increasing the air gap length, by increasing the air gap length, effect of non-uniform air can be removed. Effect of non-uniform air gap is non-uniform air gap can be reduced. ठीक, अब बात आती है कि हम स्टेटर साइड में हार्मोनिक्स को कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रोटर साइड का तो बता दिया, एयर गैप रिड्यूस करने से भी क्या हार्मोनिक्स रिड्यूस होगा। देखो, एयर गैप अगर कम कर दोगे ना तो आपको हर एक जगह पे आपको क्या रखना होगा, एयर गैप कम कर दोगे तो हार्मोनिक्स इंक्रीज होंगे। क्यों होंगे समझना, अगर आप एयर गैप कम करो तो नॉन लीनियरिटी बढ़ जाएगी ना। ईएमएफटी के लिए कौन सा मैथ्स लगेगा, ईएमएफटी के लिए मैथ्स तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन मैं कोशिश करूं कि आप वो सब ना पढ़ के डायरेक्ट मैं यहीं पे करा दूं, है ना। आप ईएमएफटी बस पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, जो मैंने कराया ना उतना पढ़ लो। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत बनना चाहिए, ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, थोड़ा बहुत बनेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह लिख लेना, इतना कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं आपका आर्मेचर साइड पे, हम लोग मतलब स्टेटर साइड पे हम लोग कैसे हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करेंगे। तो आप लोग हेडिंग पुट करना, आर्मेचर साइड। आर्मेचर साइड पे आप कैसे हार्मोनिक्स को कम करोगे उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास भी इसको भी कम करने की बहुत सारी अप्रोचेस हैं। जैसे पहला तो एक आपके पास सबको बहुत अच्छे से पता है यार, कि हम क्या करेंगे, वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर देंगे। जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको हम शॉर्ट पिच कर देंगे, तो हमारे जो डोमिनेंट हार्मोनिक्स है वो तो वैसे ही कम हो जाएंगे। हम अल्फा इक्वल टू 30 क्या रखें, हमारे फिफ्थ और सेवंथ मतलब थर्ड फिफ्थ तो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखना आप लोग यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स कैन बी रिमूव्ड, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स, डोमिनेंट मतलब समझते हो क्या होता है, पास में जो हो, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट हार्मोनिक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय can be reduced by short pitch winding, can be reduced by short pitch winding। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि आप यहाँ पे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को कैसे कर लोगे,
जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग थी, है ना, हम यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यूज करें, उससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग यूज करके हम यहाँ पे हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को भी कम कर सकते हैं। देखना आप लोग यहाँ पे कौन सी बाइंडिंग यूज करके, आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। Higher order harmonics can be removed. Higher order harmonics can be removed. एक और चीज कर सकते हो कि आपका जो स्टेटर में भी जो स्लॉट्स है ना, उसको भी आप क्या कर दोगे, स्क्यू कर दोगे, है ना। आपके स्टेटर स्लॉट को भी आप स्क्यू करके हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को रिमूव कर सकते हो। देखना यहाँ पे स्क्यूइंग द आर्मेचर स्लॉट। क्या हो जाएगा इससे, आपके जो स्लॉट हार्मोनिक है, मतलब सॉरी, आपके जो स्लॉट या टीथ हार्मोनिक्स था, आप उनको भी रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों तरफ से बताया कि आप कैसे हार्मोनिक्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, जो कि है आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो पहले आप इतना नोट कर लो और मेंटली प्रिपेयर हो जाओ एक नए टॉपिक के लिए। हार्मोनिक्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप कोई भी हार्मोनिक्स पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, आपका इतना ही आने वाला है। मशीन सब्जेक्ट में हार्मोनिक से क्वेश्चन इतने से ही बनने वाले, इतना मैंने आपको कराया है। चाहे वो ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे वो आपका इंडक्शन हो, चाहे वो सिंक्रोनस हो, पूरा हार्मोनिक्स आपके पास यहाँ पे कवर हो चुका है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, आप किसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, कैसे टॉर्क हमारा बनता है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, होता क्या है, आप ये समझना, कि हमारे पास जो अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मोटर है, दोनों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारे पास रोटर है, ठीक है, जिसमें हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई दे रहे हैं। हाँ सर, उसको हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, और उसको हमने रोटेट कर दिया, बिल्कुल रोटेट कर दिया, है ना। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रोटेटिंग है ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रोटेटिंग है। अब उस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपके कंडक्टर्स जो स्टेटर में है, उस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। जब इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो अगर वो सर्किट क्लोज है, स्टेटर वाला सर्किट क्लोज है, तो उसमें करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी वो एसी करंट होगी, हाँ एसी करंट होगी। और जब एसी करंट होगी तो क्या होगा, उस एसी करंट की वजह से वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, जिसको हम बोलते हैं आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या ऐसे ही आपने करंट पास कर दी तो वहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो वो हम सब कुछ यहाँ पे समझने वाले हैं। ये तो पहली बात हो गई। एक चीज हम और देखने वाले हैं कि हमारा जब मोटर हम बनाएंगे, जब हम क्या करेंगे, मोटर बनाएंगे, तो हमारा रोटर घूमता है। रोटर क्यों घूमेगा, वहां पे कैसे इंटरेक्शन होगा स्टेटर एमएमएफ का, रोटर एमएमएफ का, वहां पे दोनों का फील्ड कैसे आपस में इंटरेक्ट करेगा, वो हमको समझना है। कुल मिला के मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, होता है क्या है मोटर में होगा क्या, कि आपके पास एक नॉर्थ पोल होगा, ठीक है, आपके पास नॉर्थ पोल होगा, उसके सामने एक साउथ पोल है, तो साउथ के पास अट्रैक्ट होगा, और पीछे से नॉर्थ तो धक्का ही मारेगा। आप इसको ऐसा समझ लो, आप मोटर में कैसा क्या होने वाला समझ, जैसे आप ये समझो, आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, आप यहां पे बैठे हुए, आप यहां पे ऐसे बैठे हुए हो, ठीक, आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, इधर से आपको कोई धक्का मार रहा है, मतलब आपके टीचर आपको डांट रहे हैं, स्कूल के कॉलेज के जो भी टीचर है ना, और यहाँ पे आपको फ्रेंड बुला रहे हैं, तो आप क्या करोगे, इधर भागोगे नहीं भागोगे। बस वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। क्या होने वाली है कि यहाँ पे मान लो अगर आप नॉर्थ पोल हो, तो पीछे नॉर्थ पोल आपको धक्का मार भाग यहाँ से,
और ये साउथ पोल आपको अट्रैक्ट करा, भैया आ जाओ, तो आप क्या करोगे, इसके पास जाओगे नहीं जाओगे? ठीक है ना। ये नॉर्थ उसको भगा रहा यहाँ से, और ये बुला रहा आजा भाई, तो आप इस क्या करोगे, साउथ पोल पास जाओगे, तो आप घूमते जाओगे फिर ऐसे ऐसे। इस तरह से आपको क्या मिलता है वहां पे, आपका टॉर्क मिलता है। ठीक है ना, तो हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग हेडिंग पुट करिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। हेडिंग पुट करिएगा आप लोग। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ लिख दिया मैंने यहाँ पे, आर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क। ये टॉपिक भी आपके इंडक्शन मशीन का हिट टॉपिक है ना। ये भी आपके इंडक्शन मशीन का एक हिट टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम यहाँ पे, सब कुछ देखना। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आरएमएफ को क्रिएट करने के लिए आपको वहां पे जो भी वाइंडिंग हो, हाँ है ना, वो आपका 180/n से डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए, है ना। आपका वो आपकी जो वाइंडिंग्स है 180/n, मतलब n आपका फेस है, तो आपका 180/n मतलब 180/3 मतलब 120, सॉरी 360/3, 360/3 मतलब कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आपकी जो तीनों वाइंडिंग है वो मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कैसी डिस्प्लेस्ड हो, 120 डिग्री अपार्ट हो। समझ में आई बात क्या बोला मैंने, तो लिखना आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब आरएमएफ, फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, वाइंडिंग मस्ट बी winding must be winding must be specially displaced in specially displaced in space and current, क्या हो गया यार इसको, ठीक है। अरे बहुत सारे इसमें ऑप्शंस रहते हैं ना, तो कहीं पे टच हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, आपकी जो वाइंडिंग है वो आपका डिस्प्लेड हो, डिस्प्लेड नहीं है, डिस्प्लेस्ड है, पेन की वजह से गड़बड़ हो गया, डिस्प्लेस्ड है ना, इन स्पेस एंड टाइम, इन स्पेस एंड टाइम बाय 120 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ बताता हूं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट जाएगी वो भी आपका 120 डिस्प्लेस्ड हो, मतलब आर बाई बी इनके तीनों के जब 120 का फेज डिफरेंस हो। और दूसरी बात क्या है कि आपकी जो वाइंडिंग जो फिजिकली प्लेस्ड है वो भी आपका 120 डिस्प्लेस्ड हो, मतलब आपका जो इलेक्ट्रिकल एंगल है मैकेनिकल एंगल है दोनों क्या हो 120 डिग्री। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, आपसे कहने का मतलब ये है इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन वाइंडिंग कितना होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रिकल एंगल बिटवीन वाइंडिंग्स कितना होगा आपका 120 डिग्री, और जो आपका मैकेनिकल एंगल होगा बिटवीन वाइंडिंग्स वो कितना होगा
वो भी आपका 120 डिग्री पे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है यहाँ तक। चलो हम पहले इसकी क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं। जो पहला क्राइटेरिया हमको दिया गया है ना कि इलेक्ट्रिकल एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, तो कैसे होगा वो मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, देखना सभी को कोशिश करना समझने की यार। ठीक है, सबसे पहले मैं आर फेस को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। आर फेस की वजह से जो करंट फ्लो होगी मैं उसको ड्रॉ करता हूँ, देखना। तो ये मैंने आर फेस की वजह से जो करंट होने वाली थी इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री है आपका, 180 है आपका, 360 है। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आपका जो वाई फेस की वजह से जो करंट फ्लो होगी, इसको बोलता हूँ यार, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई आर। ठीक है, अब मैं ये बताऊं कि जो आपका आई वाई होगा वो इससे 120 डिस्प्लेस होगा। तो वाई डिग्री कहाँ पे आपका आएगा, देखना। वाई फेस आपका यहाँ पे ड्रॉ करेगा। तो ये दिक्कत मेरे साथ होती है कि मैं वेवफॉर्म अच्छी नहीं बना पाता। ठीक है, जैसे बन गई तैसे बन गई, समझने लायक हो जाए बस, हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे कौन सा फेस, वाई फेस। क्यों वाई फेस हो गया है बताओ जरा आपका, क्योंकि ये आपका आर फेस से 120 डिस्प्लेस है कि नहीं है, डिस्प्लेस्ड है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बी फेस आएगा वो आई बाय से भी 120 डिग्री फेस, मतलब अगर आई बाय यहां से स्टार्ट हुआ तो इसका 120 यहां कहीं पे आएगा। तो यहां से आपका बी फेस स्टार्ट होगा, देखना। एग्जैक्ट बनाना आप लोग उसको एग्जैक्ट बनाना कि इसका कॉन्सेप्ट तो अभी आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों फेस बना लिए, आर फेस, वाई फेस और बी फेस, है ना। हालांकि इसको बनाने का कॉन्सेप्ट भी होता है, शॉर्टकट भी होता है, जो कि मैंने आपको पालोट्रॉन बताया, लेकिन फिलहाल मुझे वहां पे जाना भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पे तीन फेस अपने ड्रॉ कर लिए हैं। आई होप आपको यहाँ तक तो हानि तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया हमने कवर किया कि नहीं किया, हमने अपना पहला क्राइटेरिया कवर कर लिया कि जो वाइंडिंग्स हो उनके बीच का जो इलेक्ट्रिकल एंगल हो 120 डिग्री हो। मुझे दिख रहा है भाई आई आर आई वाई और आई बी में 120 का फेज डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल एंगल आपको 120 होगी। अब दूसरी बात आती है कि सर आप यहाँ पे मैकेनिकल एंगल भी 120 डिग्री करो। अब मैकेनिकल एंगल 120 डिग्री करने के लिए मुझे पहले एक मशीन को एज्यूम करना पड़ेगा, तो वाइंडिंग बना के दिखा पाऊंगा आपको मैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ना, एज्यूम करने में मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ। मैं क्या एज्यूम करता हूँ, देखना। मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस एज्यूम कि मेरा जो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि एक मेरे पास मशीन है ना। एज्यूम कर लेता हूँ, देखना यहाँ पे एज्यूम, लेट्स एज्यूम आपके पास थ्री फेज मशीन है, जहां पे मुझे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाना है। थ्री फेज मशीन है ना। टू पोल है, इसमें मुझे दो पोल बनाने हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पे 6 स्लॉट्स लेने हैं, 6 स्लॉट्स लेने हैं। 6 स्लॉट्स सिंक्रोनस मशीन है। ठीक है, इसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे मैं आपको सब कुछ अच्छे से दिखाने। सबसे पहले तो मैं अपना ले लेता हूँ यहाँ पे आपका क्या, स्टेटर वाला पार्ट, क्योंकि मुझे स्लॉट तो वहीं पे कट करने हैं, स्टेटर में ही 6 स्लॉट रखने हैं मुझे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेटर बना लेता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ यार, आप लोग घबराइएगा नहीं, है ना। आप लोग घबराना नहीं, मैं सब बना के दिखाता हूँ। कहाँ गए हैं यार, कहाँ रहता है ये एप्लीकेशन, कलर ले लो। ठीक है,
मैं अभी क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, स्टेटर ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको वाइट से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास यहाँ पे स्टेटर बन गया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे क्या ड्रॉ हो गया, स्टेटर ड्रॉ हो गया। अब इसमें आपको तीन सॉरी कितने स्लॉट रखने हैं, 6 स्लॉट रखने हैं, ठीक है ना। तो आप स्लॉट एंगल भी निकाल लोगे, नहीं निकाल लो, कितना कितना आएगा 6 आपका स्लॉट एंगल। स्लॉट एंगल आपका अप्रोक्स मारेगा कितना, P इंटू 180/S कर लो ना, कितना आ जाएगा स्लॉट एंगल यार, बताओ जल्दी से। गामा एक पोस्ट कितना होता है, P इंटू 180/S। कहाँ पे निकालू मैं, इसी में करता हूँ यार, इसी में करना पड़ेगा। कर लो ना, गामा इंटू मतलब गामा एक पोस्ट कितना हो जाएगा आपके पास, P कितना आपके पास, 2 180/S 6, 2 3 6, तो आ जाएगा कितना 60 डिग्री, है ना। आपके पास यहाँ पे हर दो स्लॉट के बीच में कितना एंगल होने वाला है आपका, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे आपके मशीन में टोटल 6 स्लॉट रखने वाला हूँ, ठीक है ना। 60 डिग्री के मतलब आपके गैप में मैं यहाँ पे 6 स्लॉट रखने वाला हूँ। दिस इज योर फर्स्ट स्लॉट, ठीक है। सेकेंड स्लॉट, है ना। थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट, फिफ्थ स्लॉट एंड छठा स्लॉट। आई थिंक थोड़ा सा बीच में कहीं गड़बड़ होगा एंगल, लेकिन अप्रॉक्सीमेट आपका दिख रहा है, एंगल दिख रहा है आपका, हर दो स्लॉट के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री है। दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, एज्यूम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत गैप होगा मानते हो कहीं पे, लेकिन कोशिश तो मैंने यही करी है कि साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, आ रहा है यार, आ रहा है। आप ऐसे बोल देते हो कि साउंड नहीं आ रहा, मतलब मुझे लैपटॉप भी चेक कराना पड़ेगा, भैया कैमरा भी चेक कराना पड़ेगा, माइक भी चेक कराना पड़ेगा। एक तो जियो वाला आके खुद बोल के गया मेरे को कि सर आप क्लास लेते हो, आपके बच्चों को नेट की दिक्कत है, आप मेरे को परेशान करते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। अभिषेक अभी क्लियर है, देखो अभी क्लियर है, ठीक है। कभी कभी होता है किसी किसी को दिक्कत आ जाती है। अच्छा एक चीज आप मुझे बताओ, कि आपका जो बीच में घूमता था कि नाम लिख के आता नंबर लिख के, वो अब आता है कि नहीं आता। जो नाम लिख के घूमता था ना आपकी स्क्रीन पे, नाम और नंबर लिख के घूमता था, वो आज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब सही है, ये बढ़िया हुआ। अरे बहुत कुछ लगे, आप लोग को क्या लगता है कि हम लोग रात में सोते थोड़ी ना है, दिन भर लगे रहते हैं, है ना। आप लोग का बीच में डिस्टर्बेंस होता है कि नाम लेके घूमता रहता था, वैसा ऐसा करके सब हटवा दिया था हमने, ठीक है। बस एक चीज बचा कि आपको जो मोबाइल टेढ़ा करना पड़ता है ना, उसको और सही करवाना है, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी जैसे चैट करने में आपका मोबाइल टेढ़ा हो जाता है, उसको और सीधा कर सही करवा लेंगे, बाकी तो फिर परफेक्ट है अपन। इतना तो बना दिया, इसका ये करना क्या है सर। ठीक है, तो चलो मैं आपसे पूछूं, अगर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो एंगल है, समझ रहे सभी लोग, ये एंगल क्या है 0 डिग्री, ये वाला एंगल क्या है 90 डिग्री, हाँ या ना। इस टाइम पे इसको हम ओमेगा टी आपकी एक्सिस थी, इस टाइम पे क्या आपका ओमेगा की वैल्यू कितना 90 डिग्री। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सभी से क्वेश्चन ये है, ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे आई आर क्या है, आई वाई क्या है और आई बी क्या है, क्या ये आप सब लोग मुझे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। क्या बोला मैंने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ना, रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ कि एट ओमेगा टी इक्वल टू 90, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, मेरा जो आई आर है देखो ना, वो ऊपर है मतलब पॉजिटिव है ना। आई वाई आपका निगेटिव है और आई बी भी आपका निगेटिव है, हाँ या ना। तो आई आर आपका पॉजिटिव है, आई वाई आपका निगेटिव है और आई बी आपका निगेटिव है, हाँ या ना। ठीक है, चलो
इतना तो हुआ। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास टोटल 3 फेज थे, है ना, तो मेरे पास स्लॉट पर फेज कितने हो जाएंगे, 2 2 हो जाएंगे। तो मैं देखता हूं यहाँ पे, जैसे मान लिया मैंने कि ये मेरा आर फेज है, ये मेरा आर फेज है, तो आर डैश कहाँ पे होगा, ये आर डैश यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये आर है तो इससे 120 डिग्री पे आपका क्या होगा, वाई होगा। तो वाई आपका मान लिया, आर को नीचे लिख देता हूँ ना यहाँ पे मैं, ये आपका आर फेज था, ये आपका आर डैश, इससे 120 डिग्री यहाँ पे आएगा, तो ये आपका वाई फेज है। अगर वाई फेज यहाँ पे है तो वाई डैश यहाँ पे होगा। अगर ये वाई ये है तो बी फेज कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो बी डैश कहाँ पे होगा, बी डैश यहाँ पे होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर ये आर डैश का मतलब क्या हुआ। अरे भाई अगर यहाँ से करंट गई तो आएगी कहाँ से, वापस आर डैश से आएगी, तो इसको मैंने डैश लिख दिया, ठीक है ना। अगर यहाँ से कंडक्टर में से करंट गई है आर फेज की, तो वापस कहाँ से आने वाली है आपकी, वो आर डैश से आने वाली है। समझ में आई बात। साइड में हो जाऊं मैं, चलो मैं साइड में हो जाता हूँ यार। ठीक है, इतना हो गया सभी का। ठीक है, ओके, ओके बहुत बढ़िया। अब एक काम मैं और करता हूँ कि मुझे डायग्राम 2 3 बार बनाना पड़ेगा, तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं टैलेंट, लेकिन आप लोग पास वो टैलेंट नहीं है, आप लोग को बनाना पड़ेगा। मैं तो बस यहाँ पे जादू छादू दिख रहा है, ये ऐड टू लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत इतना तो हो गया। अब देखो, अगर मान लो आई आर पॉजिटिव है, अगर मान लो आई आर करेंट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री पे, अगर आपका आई आर पॉजिटिव है, ठीक है ना, ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे अगर आपका आई आर पॉजिटिव है, देख लो ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे आपका आई आर पॉजिटिव है, आई वाई आपका निगेटिव है, और आई भी यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो मतलब आर फेस में यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे आर फेस में जो करंट है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, क्योंकि करंट अंदर जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव है। लेकिन आई वाई करंट और आई वी करंट तो निगेटिव है, दैट मीन्स कि यहाँ पे आई वाई करंट आपका इनकमिंग है और यहाँ पे इनकमिंग है। समझ में आई बात की नहीं आई, देख लो मैंने ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे प्लॉट करके देखा, तो मैंने क्या पाया कि आर फेस में जो करंट है वो आपकी जा रही पॉजिटिव है, मतलब करंट गोइंग करंट है ये, है ना। ये जो करंट गई है तो आएगी कहां से, वाई फेस से और बी फेस से आएगी। तो वाई फेस और बी फेस से आपकी करंट आ रही है, मतलब ये आपका यहाँ पे करंट क्या है, क्रॉस। इन दोनों में क्या होगा, डॉट क्यों डॉट होगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव, ये भी आपका निगेटिव। क्रॉस और डॉट कर दीजिए, कर दिया ना मैंने क्रॉस डॉट यार। समझ में आई बात। अभी करता हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले प्रॉपर्ली समझो चीजों को। ओमेगा टी इक्वल टू 90 पे मेरा जो आई आर करंट है वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मैंने क्रॉस कर दिया, और जो निगेटिव आए थे उनको मैंने इनकमिंग करंट मान ली। आपके केस में तो ये मानते हो ना, पॉजिटिव करंट मतलब क्या, आपका करंट का लीव होना, इनकमिंग करंट मतलब करंट का पास में आना। तो ये आई वाई वाली करंट, आई पी करंट आपकी तरफ आ रही है, मतलब इनकमिंग है, मतलब निगेटिव करंट है। आई आर वाली करंट आपकी लीव करे तो पॉजिटिव है, तो आपने इसको ऐसा कर दिया, आउटगोइंग कर दिया उसको आपने। ठीक है, अब मान लो ये आर फेस है, आर फेस में करंट गई है, तो ये आर डैश में क्या होगा, आपका डॉट होगा। अगर वाई फेस में डॉट है तो वाई में, अगर वाई में डॉट है तो वाई डैश में क्या होगा, क्रॉस होगा। अगर बी वाले फेस में, अगर आपका बी वाले फेस में डॉट है तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अभी नोट ना करें, नोट मत करो, अभी रुक जाओ, है ना, नोट मत करो, मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, इधर से पहले समझो। ठीक है, अब यहां पे समझना, ऐसे आप इसकी बात करो मैं ये वाले की, तो यहां पे जो करंट है ये वाई डैश की करंट देख लो, आर की करंट देख लो, बी डैश की करंट देख लो। तो जैसे आर वाला फेस है ना, तो इसमें करंट क्या हो रही है, आपकी अंदर तरफ जा रही है, तो आपका राइट हैंड है, अपने थंब को इसकी डायरेक्शन में ले जाओ, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ, तो फिंगर का जो मूवमेंट है वो कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर का जो मूवमेंट है वो आ रहा है आपका क्लॉकवाइज, मतलब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा
वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, हाँ या ना। उसको मैं बना के दिखाता हूँ, रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कैसे बनाऊं ये दिक्कत है, बट कुछ ना कुछ करके मैं बना लूंगा। दिख रहा है क्या आपको, एक किट दिख रहा है, ये जो आपका है ये दिख रहा है, जो छोटा सर्कल बनाया है मैंने, दिखना तो चाहिए यार। आर डैश के बाद वाई डैश हुआ ना सर, आर डैश के बाद वाई डैश, आप थोड़ा बीच में गड़बड़ा गए थे क्या, आपका नेट बंद हो गया था ना बीच में शायद से। बता देता हूँ, बता देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ ना, आपको फिर अगर नहीं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। समझना क्या बोला मैंने, सबसे पहले मैंने आपका ये स्टेटर बनाया, 6 स्लॉट कर लिए, फिर ये से मिला आर फेस है, आर फेस से 120 फीट डिफरेंस पे वाई हो गया, और वाई से 120 फीट डिफरेंस पे आपका बी हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्रॉस है, तो अगर ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 पे, ये अगर पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव है इस टाइम पे, मतलब अगर ये क्रॉस है तो दोनों निगेटिव होंगे। अब अगर दोनों निगेटिव है तो ये वाला इसके अपोजिट वाला क्या क्रॉस होगा, अगर ये डॉट है तो यहाँ पे क्रॉस होगा, अगर ये क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से वो कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या है, क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो है कैसा, क्लॉकवाइज। एक साथ सबको बना देता हूँ। मैं इन सभी का मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, देखना। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि जैसे इसकी वजह से जो डायरेक्शन आई वो आपकी क्या है, क्लॉकवाइज। देखना इसके जो डायरेक्शन है यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन है कैसे, थंब को अंदर के लिए जाओ तो ये भी आया क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन भी आएगी यहाँ पे क्या, क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, जैसे ये आपका जो आर डैश है, ये आपका करंट आपकी तरफ है तो फिंगर अपने थंब को अपनी तरफ कर लो, तो फिंगर का जो मूवमेंट है वो आपका क्या, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा, ऐसा। इसका भी क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। इसका भी आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है इंसान, यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है, तो ये वाला इसको किधर धक्का मार रहा है, इधर धक्का मार रहा है, ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है, ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है, इवन ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है, ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है, ये भी इसको इधर धक्का मार रहा है, हाँ या ना। मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी कैसी बन जाएगी, वो रिजल्टेंट बन जाएगा आपका ऐसा कुछ। ये आपका ऐसा कुछ रिजल्टेंट बन जाएगा, मतलब आपका नॉर्थ पोल कहां पे बनेगा, साउथ पोल कहां पे बनेगा, तो क्या बोलोगे, ये आपका बन जाएगा कौन सा पोल, नॉर्थ से आपकी प्लस लाइन निकल रही और साउथ की तरफ जा रही, तो ये आपको बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल, क्योंकि प्लस लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो ये आपका बन गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में भी है। ठीक है, ये आपका बन गया यहाँ पे क्या, नॉर्थ पोल, ये बन गया आपके पास यहाँ पे साउथ पोल। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही, तो जहां से निकलेंगी वो क्या, नॉर्थ पोल, जहां पे जा रही है वहां जाएगा आपका साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसको नोट कर लो, अब इसको नोट कर लो, क्योंकि मुझे अब दूसरा डायग्राम बनाना है, ओमेगा टी इक्वल्स टू 210 डिग्री पे, मुझे अब इस डिग्री पे बनाना है, 210 डिग्री पे, ये है ओमेगा टी इक्वल्स टू 210 डिग्री पे मुझे प्लॉट बनाना है। तो पहले आप तब नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँ। आप लोग नोट कर लो कि
कि बाद में नोट करोगे? बाद में नोट कर लोगे क्या एक साथ पूरा, कि पहले नोट करना है? नोट कर लिए? क्या बात, सभी ने नोट कर लिया? अगर रुकना हो तो हैंड रेज करें, जितने लोगों ने नोट नहीं किया है वो हैंड रेज करें। जिसका भी अभी नोट नहीं किया वो हैंड रेज कर देगा। सबने नोट कर लिया? डन, चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं आपका ओमेगा टी कोस टू 210 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, आ जाओ सभी लोग। अब हम देखते हैं कि ओमेगा टी कोस टू 210 डिग्री पे क्या होगा। सभी लोग देखिएगा, ओमेगा टी इक्वल्स टू 210 डिग्री पे क्या होने वाला है। तो जब हमारा 210 डिग्री था तो आई आर क्या है, आई वाई क्या है और आई बी क्या, बता रहे सभी लोग? आई आर आपका यहाँ पे क्या है, आई आर तो आपका निगेटिव, सिर्फ आई वाई पॉजिटिव है ना। आई आर आपका निगेटिव है, आई वाई पॉजिटिव है और आई बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई बी ना आपका निगेटिव होगा, सॉरी, ये आपका निगेटिव। तो मैं यहाँ पे ये कार्ड बना देता हूँ, देखिए एक मिनट। ये होता है टैलेंट। देखो फटाक से डायग्राम मेरे पास यहाँ था, ये डायग्राम मेरे इंतजार में था ना, कब अंकित सर बुलाए, अंकित सर बुला लिया इसको। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें से आपका जो कौन सा फेस पॉजिटिव है, बी फेस पॉजिटिव है, सॉरी वाई फेस पॉजिटिव है। तो आपका क्रॉस कहाँ पे होने वाला है? आपका जो क्रॉस होगा वो यहाँ पे होगा, हाँ या ना? वाई फेस पे क्रॉस होगा, ठीक है। आर फेस पे क्या होगा, डॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है। ठीक है, तो अब मुझे आप ये बताओ कि जैसे मान लो y आपका क्रॉस है, तो y डैश क्या होगा, यहाँ पे डॉट होगा, हाँ से डॉट होगा। अगर मान लो ये आपका b वाला आपका यहाँ पे डॉट है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा। बहुत बढ़िया सर। अगर यहाँ पे ये डॉट है, अगर मान लो आपका r पे डॉट है यहाँ पे, तो r डैश पे क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम इनका सेपरेट सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड बना के देखें तो क्या होगा, देखना। जस्ट अ सेकेंड, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको सर्कल। है ना, अब मैं इन सबका सेपरेट सेपरेट मैट्रिक्स बनाने वाला, सबको देखना, ध्यान समझना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। जैसे ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका यहाँ पे है डॉट। डॉट मतलब की डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डॉट मतलब डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बताओ जरा। क्रॉस या डॉट, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी हो जाएगी कैसी, डॉट आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब आपकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे इसकी ऐसी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसी होगा ना, सही तो बना रहा हूँ मैं, है ना। इसकी डायरेक्शन होगी आपकी ऐसी कुछ, है ना। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन भी होगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी आपकी यहाँ पे क्या, क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन होगी आपकी क्लॉकवाइज, इसकी डायरेक्शन होगी आपकी यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो अगर हम थोड़ा सा इसको प्रॉपरली देखें तो हमको क्या लग रहा है कि जैसे ये वाली चीज को देखो, है ना,
तो ऐसा लग रहा है ना कि ये ऐसा जा रहा है आपका। अगर आप इसको ऐसा देखो, ये एक ये नॉर्थ पोल बन रहा है आपका, और ये दोनों मिलके ऐसे साउथ पोल बन रहे हैं। अगर आप इनको देखो तो ये वाले अगर जो बाहर बनाए मैंने, इसकी वजह से इससे मैच हो रही है, इसकी वजह से इससे मैच हो, इसकी वजह से भी इससे मैच हो रही है। तो कुल मिला के हमारे पास जो नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा वो कहाँ पे बनेगा आपका, तो इसमें से नॉर्थ पोल क्या बन जाएगा ये, क्योंकि फ्लक्स लाइन इससे निकल रही है। आपकी जो फ्लक्स लाइन, ये भी इधर जा रहा है, 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 ये भी इधर जा रहा है। तो सारी जितनी फ्लक्स लाइन से वो इधर से निकल रही है, मतलब ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल। तो सही से बनाना पड़ेगा ना यार इसको, व्हाइट पेन से लेता हूँ। बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। तो यहां से कुछ रिजल्ट निकल के आया कि नहीं आया, कि पहले जो आपका नॉर्थ पोल था साउथ पोल था वो ऐसा था, नॉर्थ यहां पे था, लेकिन ओमेगा इक्वल टू 210 डिग्री पे वो नॉर्थ पोल पहुंच कहां पहुंच गया, यहाँ कहीं पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका यहाँ पे रोटेट हो रहा कि नहीं हो रहा आपका, इसी को हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, आरएमएफ, है ना। उसके लिए सिर्फ दो चीजें की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट थी, कि हमारी जो यहाँ पे क्या हो, हमारी जो वाइंडिंग हो वो मैकेनिकली 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, और हमारी जो करंट है वो भी आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एंगल भी 120 हो और मैकेनिकल एंगल भी 120 डिग्री हो। मतलब वाइंडिंग शुड बी डिस्प्लेस्ड 120 डिग्री 120 डिग्री इन स्पेस इन टाइम ऑल्सो, स्पेस और टाइम दोनों में आपको 120 डिग्री का फेज डिफरेंस मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो चलो मैं एक नया केस लेता हूं, कौन सा, एक नया केस लेता हूं मैं आपका, ओमेगा टी इक्वल्स टू 330 वाला भी लेता हूं, है ना। ओमेगा टी इक्वल्स टू 330 भी कहां पे आएगा, वो आपका यहां पे, मतलब इस बार आपका आई भी पॉजिटिव है, दोनों आपके निगेटिव है। ओमेगा टी इक्वल्स टू 330। कुछ लोग के दिमाग में डाउट आ रहा होता है, आपने यही एंगल को क्यों सिलेक्ट किया। आप इनके अलावा भी एंगल सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप, है ना, तो वो आपका इतना सिंपल नहीं हो पाएगा, है ना, डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। देखना, ओमेगा टी इक्वल्स 330 पे आपका आई आर क्या है, निगेटिव, आई बी आपका हो जाएगा पॉजिटिव, और आई वाई आपका हो जाएगा निगेटिव। तो आपका सर्किट कैसे बनेगा, मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इनको ड्रॉ करके देखूंगा तो कैसे बनेगा, देखना सभी लोग, कि आपका y वाला पॉजिटिव है तो y वाला आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे आई बी, ये हो जाएगा क्रॉस, रेड पेन से करता हूँ, ये हो जाना है आपका क्रॉस। अगर ये क्रॉस है तो ये सब आपके हो जाएंगे डॉट, कौन सा, ये भी डॉट हो जाएगा, ये भी डॉट हो जाएगा। अब इसको क्रॉस देख के ये भी डॉट हो जाएगा, इसको डॉट देख के ये क्रॉस बन जाएगा, है ना, और इसको डॉट देख के ये क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन सब का सेपरेट सेपरेट मैं मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा देता हूँ। देखना कहाँ से आता है, ये यहाँ से आता है, एक मिनट रुकना। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लो, इन सबका मैच कर लो कैसे कैसे डायरेक्शन आएगा। जैसे आपका बी वाला जो फेस था ना, यह है क्रॉस, क्रॉस में आपका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसे होता है आपका, ऐसा। इसकी डायरेक्शन भी आएगी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज कैसा होता है आपका, ऐसा। क्लॉक इसका आएगा एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक कैसा आएगा, इसका आएगा एंटी क्लॉक,
इसका भी आएगा एंटी क्लॉक, इसका आएगा क्लॉकवाइज, इसका भी आएगा क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसको देखें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि देखो ना, ये वाला किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जा रहा है, ये वाला भी इधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है, इधर भी जाने की कर रहा है, मतलब ये आपका बन जाएगा नॉर्थ पोल, ये बन जाएगा साउथ पोल। ये बन गया आपका नॉर्थ पोल, ये बन गया आपका साउथ पोल। तो आपको यहाँ पे समझ में है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा आपको जो मैं बताना चाहूंगा वो क्या है वो समझिएगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लिया मैंने कि जैसे मैं आता हूं पहले वाले केस पे। पहले वाले केस में मेरे पास यहाँ पे ये आर फेस था, ठीक है, और ये बी फेस का अपोजिट वाला है, और ये भी बी का अपोजिट वाला है, क्योंकि बाय डैश है, बी डैश है। तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ये मिला, है ना, उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन, अगर मैं किसी एक की बात करूं तो इस आर फेस का है, वाई वाई बी डैश का है, और इसका है, मतलब एक कोई फेस है और कोई दूसरे का, मतलब दो क्या है आपके अपोजिट वाले हैं। आप इसमें देख लो, तो ये आपका एक फेस हो गया, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, एक ये हो गया, दो फेस हो गए, एक आपका अपोजिट वाला हो गया, ठीक है ना। इसमें भी देख लो आप लोग, इसमें भी देख लो आप लोग, तो ये तीनों में क्या हो गया आपका डॉट डॉट डॉट, इन तीनों का क्रॉस क्रॉस क्रॉस। इसमें आपका y है, दोनों आपके क्या है, y y डैश r डैश और b डैश। इसमें b है, r है, इसमें y डैश, है ना। इन तीनों में दो तो सिमिलर है, एक अपोजिट है ना, देख लो ना, इसमें भी देख लो, ये r डैश है, ये y डैश है, दो सिमिलर है, एक अपोजिट है। इसमें भी देख लो, ये आपका दो सिमिलर है, एक अपोजिट है। तो अगर मान लो जो अपोजिट है उसकी वजह से जो मुझे एफ आपका एमएमएफ मिला, मैं मान लेता हूं वो आपका एफएम है, ठीक है ना। कितना है आपका वो एफएम, एग्जांपल तो बता देता हूं मैं आपको, है ना। अरे मैं इसको ड्राइव करा ही देता हूं, मैं छोड़ो, क्यों एग्जांपल करूं मैं, पहले आप इतना नोट कर लो, मैं आपको ड्राइव कराई दूंगा, दो तीन लाइन का डेरिवेशन है, करा दूंगा, उससे ज्यादा बेटर रहेगा, पहले तो आप नोट कर लो। सर आर आर डैश, वाई वाई डैश, बी डैश का मैग्नेटिक फील्ड अलग बनता तो अच्छा होता। देखो वो उनका सेपरेट तो मिल रहा है, सब सेपरेट मिलके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं ना। पहले सर्कुलर बन रहा था, वाई डैश का सर्कुलर बना मैग्नेटिक फील्ड, वाई डैश का भी आपका आर का भी सर्कुलर बना, बी का भी सर्कुलर बना। लेकिन जब ये अरेंजमेंट मिल गया तो तीनों मिलकर सब मिलकर नाचने लग गए। पहले गोल गोल बस घूम रहे थे वहीं पे अपनी अपनी जगह पे, है ना, पहले अपनी अपनी जगह पे घूम रहे थे। लेकिन जब ये अरेंजमेंट मिल गया तो सब लाइन मिला के घूमने लग गए, सब रोटेट भी करने लग गए। पहले ये रोटेट नहीं कर रहे थे, है ना, जब ये अरेंजमेंट मिला तभी आपके रोटेट करना शुरू कर। हो गया, नोट कर लिया आपने। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो, तीनों फेस को देख लो। पहले नॉर्थ यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे आ गया, फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब आपकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो है आपकी क्लॉकवाइज है। और आप इसको, और आप चाहो तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बना सकते हो, है ना। करना क्या होगा, फेस सीक्वेंस चेंज करना है। जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन, एक मिनट रुकिएगा, हेलो, हाँ हाँ, करता हूँ 10 मिनट में। मैं कहाँ पे था, यही होता है, यही होता है।
हाँ हाँ, पता है, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे अपन। जैसे अभी मैंने जो डायरेक्शन बताई है वो क्या आपकी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अगर मुझे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करना है, क्या करो, फेज सीक्वेंस चेंज कर दो। यहाँ पे आर वाई बी जो फेज सीक्वेंस है, आप क्या कर दो, आर बी वाई, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जो अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। करके देखना घर पे आप सभी लोग इसको, है ना। आप क्या करना है इसको, आप फेज सीक्वेंस को चेंज कर दोगे तो आपका ये रेड में रिजल्टेंट है क्या ना, हाँ रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। उसी रिजल्टेंट के मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करने वाला हूं। तो नेक्स्ट पेज में बताऊंगा वो चीज, मैं वो चीज मैं नेक्स्ट पेज में बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ rotating magnetic field can be changed, rotating magnetic field can be changed can be changed by can be changed by reversing the phase sequence। ठीक है, ओके ओके। देखिएगा, तो जैसे मान लो मेरे पास तीन फेज थे, कौन कौन से थे, आर वाई बी। तो मैंने बना दिया यहाँ पे, देखना, दिस इज माई आर फेज, दिस इज माई वाई फेज, जो कि 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, और ये मेरा हो गया बी फेज। आर वाई बी मैंने तीनों बना दिए, ठीक है। दिस इज माई आर फेज। इसके से जो एम एफ होगा वो हो जाएगा एफ आर। एफ आर की जो वैल्यू होगी वो होगी, मान ली मैंने एफ एम, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे, है ना, ये आपका क्या है, वाई फेज है, ठीक है, एफ वाई लिख दिया मैंने। और इसके से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हो जाएगा मेरा एफ पी, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, तो मेरा जो ये एफ वाई, इसको जब मैं अपोजिट साइड लेके जाऊंगा इधर पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अपोजिट ले जाने की वजह से ये आपका हो जाएगा कितना, एफ एम बाई टू। इसका मान लो एफ एम था, तो इसका कितना हो जाएगा, एफ एम बाई टू। सिमिलरली एफ बी है यहाँ पे, एफ बी को भी जब मैं अपोजिट साइड लेके आऊंगा तो कैसे बन जाएगा, देखना आप लोग ये, सही तो बनाना पड़ेगा ना यार इसको। ये भी मान लो कितना आपका, एफ एम बाई टू, ठीक है। तो इन तीनों का जो फेजर सम होगा, किसका किसका, इन तीनों का, इन तीनों का अगर हम फेजर सम निकाल लें तो कितना आएगा, ये एंगल कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री है। ये एंगल भी कितना आपका, 60 डिग्री है। तो मेरा जो रिजल्टेंट होगा, जो आपने रेड कलर से मैंने बनाया था ना, ये जो रिजल्टेंट वाला है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, एफ आर इक्वल्स टू रिजल्टेंट की, सॉरी इसको मैं कैसे लिखूं यार, एफ, रिजल्टेंट को कैसे लिखूं, एफ आर लिख दूं मैं, स्मॉल आर लिखूं, किससे कंफ्यूज मत होना। एफ आर मतलब रिजल्टेंट, वो क्या हो जाएगा आपका, एफ आर प्लस एफ वाई प्लस एफ बी। ये तो आपका कितना एफ एम है, और ये कितना हो जाएगा एफ वाई की वैल्यू, एफ एम बाई टू इंटू कॉस 60, एफ एम बाई टू इंटू कॉस 60, प्लस इसका भी कितना हो जाएगा, एफ एम बाई टू इंटू कॉस 60। तो ये आपका आ जाएगा कितना, रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, एफ आर की वैल्यू आ जाएगी एफ एम प्लस
एफ एम बाय 4 प्लस एफ एम बाय 4। तो जब इसको सॉल्व करके देखोगे तो एफ आर की वैल्यू आएगी 3/2 एफ एम इक्वल्स टू 1.5 एफ एम। तो इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। मतलब किसी एक फेज का आपको मिल जाए मैक्सिमम वैल्यू, उसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। बिल्कुल। नोट कर लो पहले इतना, ये वैल्यू आप याद रखना ना, एफ आर इक्वल कितना होता है 3/2 एफ एम। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक? एफ एम बाय 2 कैसे आया? साहब पूछ रहे हैं एफ एम बाय 2। एफ एम मतलब कि एम एम एफ की मैक्सिमम वैल्यू। एफ एम मतलब क्या? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम एम एफ। और एफ एम बाय 2 क्यों आया, इसको मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, बताने की कोशिश करता हूं। देखो, देखो, आपको थ्री फेज कनेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी टाइम पे तीनों ही करंट का सम जीरो होता है। ऐसा मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? बैलेंस करंट मतलब क्या होता है? अगर किसी भी एक टाइम की बात की जाए, उसमें तीनों ही करंट का सम कितना होता है? घड़ी पहनो, मेरा हाथ दुखने लगा यार आज। लगता मैं होशियारी में नहीं बनना चाहिए घड़ी कभी भी। तो किसी भी एक टाइम पे तीनों करंट का सम जीरो होता है। तो आप ऐसा मान के चलो कि यहां पे मैंने एफ एम बाई टू क्यों लिखा, एफ एम बाई टू क्यों लिखा, तो समझना। जैसे मान लो ओमेगा टी इक्वल्स टू 90 पे आपका ये करंट पॉजिटिव है। मान लो इसकी वैल्यू कितनी 10 है, 10 एम्पियर है। इसकी वैल्यू कितनी होगी आई बाई आई बी की 5 और 5, मतलब अगर ये 10 है तो ये कितना होगा 5 और 5 होगा, हाफ हाफ होगा। वैसे ही अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कितना करंट है 10 एम्पियर है, तो ये वाला कितना होगा 5 एम्पियर, ये वाला कितना होगा 5 एम्पियर। आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए मैंने बता दिया है। बाकी डेरिवेशन नहीं करा, डेरिवेशन मैं नहीं करा पाऊंगा इसका और अलग से। ठीक है, ठीक है साहब। मैंने सुबह से खिचड़ी खाई, वो भी पच गई पूरी मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही। सुबह सिर्फ खिचड़ी खाया हूँ, वो डाइजेस्ट हो गई है। खिचड़ी डाइजेस्ट हो गई है, अब कुछ और जाए खाना पड़ेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप ज्वाइन किए। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।